At the stroke of midnight hour when the bird sleeps, India will awoke to life and freedom। ये जो कथन है दोस्तों, ये पहली बार 14 अगस्त 1947 को हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था दोस्तों, कि जब आधी रात के समय पूरी दुनिया सोती है तब भारत अपने स्वतंत्रता के लिए और अपने जीवन के लिए जाग जाएगा दोस्तों। 14 अगस्त 1947 को कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिसने एक इतिहास बदल डाली और एक इतिहास को बना डाला दोस्तों। दो आपसी कंट्री एक दूसरे में विभाजित हो गए दोस्तों, अलग अलग रिफ्यूजी बन गए दोस्तों। 7.5 मिलियन लोग जो है वो रिफ्यूजी बन गए, 2 मिलियन से ज्यादा लोग की जाने गए दोस्तों। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में दोस्तों। तो ये जो पार्टीशन था दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ दोस्तों। तो आइए पहले कुछ फ्लैशबैक जान लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आप पार्टीशन को अच्छी तरीके से समझ पाएं। 1600 में दोस्तों पहली बार क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी एक सोल राइट ले लेती है वेस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए दोस्तों। मतलब कि एक ईस्ट कंपनी रहेगी जो वेस्ट के साथ ट्रेड करेगी, उसके अलावा कोई भी इंग्लैंड की कंपनी जाकर नहीं आएगी इंडिया के अंदर ट्रेड करने दोस्तों। 1651 में दोस्तों उन्होंने पहला अपना फैक्ट्री सेटअप किया बैंक ऑफ रिवर, जो कि हुगली है दोस्तों, उसके किनारे जाकर सेटअप किया कोलकाता के अंदर। 1671 में दोस्तों उन्होंने एक फरमान जारी कर लिया, किससे, जो उस समय के मुगल एम्परर थे यानी कि औरंगजेब से, कि राइट टू टैक्स ड्यूटी फ्री, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इनको अगर ट्रेड करते हैं बंगाल के अंदर दोस्तों। तब आगे चलकर पहली बार 1757 में ब्रिटिश कॉन्कॉर्ड पे उतरी और 1757 में हमें बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिला दोस्तों, जिसमें कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो ब्रिटिश कमांडर थे और सिराज उद दौला नवाब ऑफ बंगाल जो थे दोस्तों, उनके बीच लड़ाइयां हुए। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों उसमें सिराज उद दौला की हार हो जाती है, क्योंकि उनके जो कमांडर रहते हैं मीर जाफर ने, वो उनको धोखा दे देते हैं। और यहाँ से दोस्तों ब्रिटिश जो है वो अपना एक्सपेंशन करती है, ना सिर्फ ट्रेड में बल्कि एक पॉलिटिकली भी दोस्तों वो अपने स्टेज पे आ जाती है। और 12 अगस्त 1765 को दोस्तों पहली बार बंगाल के अंदर दीवान बनी ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। और ना सिर्फ अब ट्रेड में बल्कि पॉलिटिकली जो डिसीजन लेने जा रही थी बंगाल के अंदर दोस्तों, वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेगी दोस्तों। और इस तरह से ना सिर्फ ट्रेड बल्कि अब पॉलिटिकली भी एक सेक्शन मजबूत कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में दोस्तों, और खासकर बंगाल के ऊपर दोस्तों। 1857 का वो समय था दोस्तों जिस साल कुछ ऐसा हुआ जिसे कई इतिहासकार ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा। और 29 मार्च 1857 को दोस्तों जो मंगल पांडे थे उनको हैंग टू डेथ करार दिया गया, क्योंकि उन्होंने बैरकपुर में अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था दोस्तों। और क्यों मारा था ये आपको बहुत भली भांति आपको पता है दोस्तों, जिसके कारण ये रिवेलियन स्प्रेड हो जाता है। और खासकर ये जो हमारी जो पुलिस के इंडियन पुलिस थे दोस्तों, उसमें ये आक्रोश रहता है और रिवेलियन धीरे धीरे स्प्रेड हो जाता है। और ये जो रिवेलियन है दोस्तों, ये धीरे धीरे ना सिर्फ म्यूटिनी में, मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर थे उनके बीच में ना रह के, बल्कि पूरे जहां किसान थे दोस्तों, जमींदार थे, उन सभी के बीच में फैल गई। और रीजनल जो रूलर थे दोस्तों, वो भी रिवेलियन स्प्रेड होने के साथ वो भी ज्वाइन करने लगे। टाटा टोपे, रानी लक्ष्मीबाई कानपुर से दोस्तों, नाना साहेब जैसे कई रीजनल जो रूलर थे दोस्तों, वो इस रिवेलियन में आए और सबने अपना एक लीडर माना बहादुर शाह जफर को, जो कि जिनको लास्ट मुगल रूलर माना जाता है दोस्तों। और ये रिवेलियन स्प्रेड होता है दोस्तों, लेकिन अल्टीमेटली 1859 तक जाकर दोस्तों ब्रिटिश फिर से भारत पे कब्जा कर लेती है, और खासकर बंगाल में नहीं बल्कि अपनी कब्जा जो है वो सारे लगभग इंडिया में फैलाती हुई दिखती है दोस्तों। और 1859 के अंदर इसे पूरी तरीके से ब्रिटिश इस रिवेलियन को कुचल देते हैं, और जिसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है हमारे इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन चेंजेस यहाँ पे 1857 में ये देखने को मिलता है दोस्तों कि पहले यहाँ भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, लेकिन अब जो राज करेगी वो ब्रिटिश क्राउन करेगी। मतलब दोस्तों पहले हमारे यहाँ का कोई कंपनी, रिलायंस, टाटा, ये जाकर किसी कंट्री पे राज कर रही थी, लेकिन अब जो राज करेगी वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। इस तरह का सिचुएशन बन गया था दोस्तों, और क्वीन एलिजाबेथ को हमारी जो इंडिया है उसका रानी माना गया। लेकिन ये तो थी फ्लैशबैक दोस्तों। कहानी शुरू होती है 1885 से दोस्तों, जब 72 डेलीगेट्स बॉम्बे में मिलते हैं और कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि एक सेकुलर प्रिंसिपल पे चलती है दोस्तों, जो आगे चलकर दोस्तों जिसमें ताकत होती है कि ब्रिटिश एम्पायर से सवाल कर सके और लड़ सके दोस्तों। पहले तो इनकी जो ऑब्जेक्टिव थी वो काफी मॉडरेट थी दोस्तों, जिसको आप नर्व कहते हैं। पहली बार इन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विस है, जो पहले इंग्लैंड में सिर्फ होती थी, उन्हें इंडिया में कराने का मांग किया दोस्तों हमारे कांग्रेस ने। और उनका ये मानना था कि लॉ मेकिंग में भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और पहले इनका काफी मॉडरेट था, मतलब जो ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों। लेकिन बाद में यहाँ चलकर कई सारे बड़े नाम जुटे, जैसे कि दोस्तों
एम.के. गांधी, पी.टी. जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर यर्ली लीडर्स की बात करें दोस्तों, जो मॉडरेट लीडर थे उनमें थे सुब्रमण्यम अय्यर और। लेकिन आइए दोस्तों अब बात करते हैं जहां से पार्टीशन की नींव रखी जाती है। ईयर था 1905 दोस्तों, बंगाल पार्टीशन। लॉर्ड कर्जन जो कि एक वाइसरॉय रहते हैं इंडिया के दोस्तों, वो बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं। और क्या रीजन बताते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इनकन्वीनियंस की, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने में अब थोड़ा सा आसानी होगा। लेकिन जो फैक्ट बिहाइंड द रीजन था, रियलिटी जो था दोस्तों, वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा करना, यानी कि वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी खेल रहे थे दोस्तों। तो इसमें क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ थी दोस्तों 1906 वो ईयर था दोस्तों जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बाय मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि ब्रिटिश एक पहले ही रिवॉल्ट को देख चुकी थी दोस्तों, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के दोस्तों, तब उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी खेला। 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया दोस्तों। ह्यूज आउटरेज देखने को मिले दोस्तों। कांग्रेस जो है दोस्तों को लगातार क्रिटिसाइज कर रही थी। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे दोस्तों। आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम मूवमेंट कहा गया, बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट कहा गया दोस्तों जब बंगाल का पार्टीशन किया गया। कई लोग इसके क्रिटिक्स में थे दोस्तों। लेकिन एक तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, वो इस पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे और खुद मोहम्मद अली जिन्ना भी इस पार्टीशन का समर्थन दे रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों कि पार्टीशन इस वजह से हुआ क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। तो बात यह है दोस्तों कि वो इतिहास की किताबों से कम घिरे हुए हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के इमोशन से ज्यादा घिरे हुए हैं दोस्तों। आइए कई मिसालें हैं इस चीज का दोस्तों जहां पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयां हुई दोस्तों। कई ऐसी मिसालें हैं जहां मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयां हुई है। ना कि पहले जो लड़ाइयां हुआ करती थी दोस्तों कॉलोनियल इरा की प्रैक्टिस से पहले दोस्तों, वो लड़ाइयां रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं होती थी, बल्कि दोस्तों वो पावर एक्सटेंशन के लिए लड़ाइयां होती थी। आइए जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था दोस्तों। अकबर का जो कमांडर था दोस्तों वो एक हिंदू था, राजा मान सिंह, और जो महाराणा प्रताप का कमांडर था दोस्तों वो एक मुस्लिम था दोस्तों। बात करिएगा दोस्तों 1526 जो कि पहला पानीपत का युद्ध था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में दोस्तों, वो किस वजह से हुआ दोस्तों? वहां इब्राहिम लोधी भी मुस्लिम था दोस्तों और बाबर भी मुस्लिम था। बात करते हैं दोस्तों रिवॉल्ट ऑफ 1857 दोस्तों, नाना साहेब दोस्तों, टाटा टोपे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों, किठूर की रानी जो थी दोस्तों, उन्होंने रानी चिन्नम्मा दोस्तों, सभी ने अपना एक ही लीडर माना। वीर कुंवर सिंह दोस्तों, सभी ने एक ही लीडर माना दोस्तों। बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना, जो कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट को नहीं दिखाता है बल्कि दोस्तों एक यूनिटी को दिखाता है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मिसालें शायद मुझे देने की जरूरत नहीं है, पता है, क्योंकि जो लोग समझते हैं दोस्तों उनको मिसालें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये लड़ाइयां दोस्तों किसी रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं होती थी, बल्कि अपना पावर एक्सटेंशन के लिए ये लड़ाइयां लड़ी जाती थी कि किसके पास ज्यादा पावर होगा। सैयद अहमद खान ये वो इंसान थे दोस्तों जिन्होंने पहली बार इंडिया के अंदर टू नेशन थ्योरी को दिया था दोस्तों। और ये अपने भड़काऊ भाषणों के द्वारा मुस्लिमों को अपने ये फील करवाना स्टार्ट कर दिया कि मुस्लिम खतरे में है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी दोस्तों, उसके एक बहुत ही प्रोपेगेंडेड फाउंडर माने जाते हैं ये सैयद अहमद खान दोस्तों। और इन्होंने आगे चलकर मुस्लिम एजुकेशन पे थोड़ा सा काम किया और आज का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है दोस्तों, एएमयू की स्थापना इन्होंने ही की थी दोस्तों, ताकि मुस्लिम के बीच एजुकेशन बढ़ी, जो कि एक अच्छी चीज थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं यहीं से इन्हीं की थ्योरी जो टू नेशन थ्योरी थी दोस्तों, वो यहाँ से आने लगा और पार्टीशन की भावना बनने लगी दोस्तों। ये मुस्लिम के बीच में काफी पॉपुलर हो गए थे अपने भड़काऊ भाषणों के द्वारा। लेकिन सभी लोग नहीं समझ पाते कि क्या किस पॉलिटिकल लीडर के क्या सेंटिमेंट किससे जुड़े रहते हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं दोस्तों वो फैक्टर जो पार्टीशन के काफी करीब ले गया दोस्तों। ईयर था 1905, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि बंगाल का पार्टीशन हुआ और सभी ने इसका विरोध किया सिवाय मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग ने इसे सपोर्ट किया दोस्तों और कई मर्सीज मांगी मैं दोस्तों कि हमें इलेक्ट्रोड की मांग की उन्होंने कि सेपरेट इलेक्ट्रोड होनी चाहिए एक मुस्लिम के लिए दोस्तों, जो कि चाह रहे थे ब्रिटिश अल्टीमेटली दोस्तों, ताकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे काम करे। 1909 में ये प्रावधान हुआ दोस्तों कि मुस्लिम के लिए कुछ रिजर्व सीटें दे दी जाए, जहां पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट भी करेंगे दोस्तों और मुस्लिम ही इलेक्शन में खड़े भी होंगे दोस्तों। और ऐसा ही हुआ 1909 में दोस्तों। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो ब्रिटिश की टू नेशन थ्योरी थी दोस्तों, या जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, वो काम कर गई यहाँ पे। और धीरे धीरे सब में ये पार्टीशन की भावना आने लगी दोस्तों और सभी लोग अपने रिलीजन के बारे में सोचने लगे। एक तरफ थी दोस्तों कांग्रेस जो थोड़ा सेक्युलर होकर सोच रही थी,
हिंदू मुस्लिम बहुत एक तरफ थी दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुस्लिम डोमिनेटेड एक पार्टी बन गई थी, और एक तरफ फिर से फॉर्म होता है दोस्तों, सभी लोग अपने रिलीजन के बारे में जब सोचते हैं तो आरएसएस की फॉर्मेशन होती है। इन 1916 को दोस्तों एक लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोस्तों, जिसमें वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ आएंगे और नेशन के लिए काम करेंगे दोस्तों। लेकिन 1930 के अंदर दोस्तों समय ऐसी बन जाती है कि जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों एक सेपरेट नेशन की डिमांड करने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले 1919 के समय दोस्तों 1920s के समय दोस्तों उन्होंने कई सारी जो टेंशन थी हिंदू मुस्लिम के बीच वो देखने को लग रही थी, क्योंकि सभी लोग ऐसे पॉलिटिकल लोग रहते दोस्तों जो आज मेरा ओपिनियन यही है दोस्तों कि आज भी ऐसे लोग हैं जो एक तरफ आप टीवी चैनल पे देखिए ना दोस्तों WWE का लड़ाई होगा, एक तरफ हिंदू का कोई लोग रहेगा दोस्तों, एक तरफ मुस्लिम का लोग रहेगा, और दोनों एक ही है दोस्तों। वो दोनों कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो देश के लोगों को लड़ा देंगे और वोट अपने कब्जे में कर लेंगे हिंदू मुस्लिम करके दोस्तों। ये चीज समझनी चाहिए, जहां पे शायद उन मुस्लिमों ने और उन हिंदुओं ने भी वहां पे समझने की गलती कर दी। जब हमारे नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई कर रहे थे, अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे दोस्तों, तभी ब्रिटिश को प्रेशर में आकर उन्हें 1935 के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ी, मतलब कि इलेक्शन के लिए एक मतलब अनुमति दोस्तों। और 1937 के अंदर एक इलेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें कांग्रेस 11 में से 7 सीटों पे अपना मतलब सरकार बनाती है दोस्तों। लेकिन ये जो इलेक्शन था दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण बना भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन का। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों 11 में से 7 ने कांग्रेस बनाए और 4 जो जहां सीट थी दोस्तों उस पे मुस्लिम ने बनाई दोस्तों सरकार अपनी। लेकिन मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि हमेशा ही जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी ही रह जाएगी, और हमेशा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में दोस्तों हमेशा मुस्लिम सेकंड पोजीशन पर ही आएंगे, और शायद आगे चलकर मुस्लिम जो है वो अनरिप्रेजेंटेड ना हो जाए दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये एक और ही आग में घी डालने का काम कर देता है ये इलेक्शन दोस्तों। जो पहले से ही टेंशन बन रही थी मुस्लिम लीग और जो हिंदू और मुस्लिम की थ्योरी में दोस्तों, वो अब इंटेंसिफाइड हो जाती हैं इस इलेक्शन के बाद। बल्कि लीग ये नहीं समझती है कि तो लोगों की पसंद थी जो 11 में से 7 को कांग्रेस को जिताई दोस्तों, बल्कि वो इसे एक रिलीजियस ग्राउंड पे देखने लगती है इस चीज को, और पार्टीशन का जो मुद्दा था वो और इंटेंसिफाइड हो जाता है। दूसरा ये रीजन रहता है दोस्तों कि जब 1937 में 11 में से 7 कांग्रेस जीत जाती है सीट तो दोस्तों, तो वहां पे मुस्लिम लीग का ये प्रपोजल आता है जो कि साथ गवर्नमेंट बनाते हैं, ज्वाइंट गवर्नमेंट रहेगी और ज्वाइंट हम लोग लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये जो प्रपोजल था वो कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, हम 11 में से 7 जो मेरा सीट है उस पे हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और 4 पे आप बनाइए सीट। और ये कहीं ना कहीं एक आउटरेज पैदा करती है मुस्लिमों के अंदर दोस्तों की, और मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों उसके अंदर की पार्टीशन के लिए और भी इंटेंसिफाइड उनका जो मुद्दा था वो और बन जाता है, और पार्टीशन के लिए वो और तेजी से जम। उसके बाद दोस्तों 1930s के समय जब बताया सैयद अहमद जैसे लोग जो अपने भड़काऊ भाषणों के द्वारा मुस्लिमों को अपने अंदर बहका रहे थे दोस्तों, अपने बातों के जरिए उनको मोबिलाइज करने में फेल हो गई अपने अंदर दोस्तों, और जो कांग्रेस थी वो अपने में मिलाने में फेल हो गई और उनको यूनिटी का पाठ पढ़ाने में फेल हो गई दोस्तों। क्योंकि उन समय बहुत सारे जो लीडर थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, MK गांधी जैसे लोग जो थे वो जेल में थे, और उस समय दोस्तों सैयद अहमद जो थे और मुस्लिम लीग जो थी दोस्तों उन्होंने अपना सपोर्ट मुस्लिम मासेज में काफी बढ़ाया और उनको अपने अंदर मोबिलाइज किया। लेकिन कांग्रेस इस चीज पे फेल हो गई दोस्तों, और कहीं ना कहीं पार्टीशन जो था अब ना सिर्फ मुस्लिम लीग, ना सिर्फ सैयद अहमद दोस्तों, बल्कि हमारे आम मुस्लिम मासेज में भी पार्टीशन की भावना आ गई दोस्तों। और हमारे भी कई ऐसे लीडर थे दोस्तों जिनको आज बात करें दोस्तों, सावरकर जिन्होंने पहली बार हिंदू होते हुए 2 नेशन थ्योरी को दिया था दोस्तों, जिसे आज एनडीए गवर्नमेंट नेशनलिस्ट लीडर बताने में लगी हुई है। अब आम के पेड़ को आप कितना भी चिल्लाकर कह लीजिए ये इमली है, तो वो कभी नहीं होगा दोस्तों, वो नेशनलिस्ट लीडर नहीं थे। और यहीं से दोस्तों 2 नेशन थ्योरी की भावना जो है वो लोगों में आने लगी, और ना सिर्फ अब बताया ना कि सिर्फ लीडर में नहीं बल्कि आम कॉमन पब्लिक में दोस्तों, कई हिंदू भी सोचने लगे कि हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। कई मुस्लिम मासेज के लोग भी जो थे दोस्तों, वो मासेज की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो पार्टीशन के लिए स्वीकार हो गए, मतलब चाहने लगे पार्टीशन को दोस्तों। और 2 नेशन थ्योरी को यहाँ से पार्टीशन को करीब लेके जाने की एक राह निकल गई दोस्तों। कई लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों कि जो पार्टीशन था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा हाथ था हमारे ब्रिटिश का दोस्तों।
लेकिन शायद वो हमारे इतिहास की किताबों का दोष हो या हमारी सोच का, कुछ डिफरेंसेस तो जरूर है दोस्तों। लेकिन अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि ब्रिटिश ने इस पार्टीशन को रोकने के लिए भी आवाज उठाई थी, तो आपको कैसा लगेगा जानकर? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 1945 का समय रहता है दोस्तों, जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होता है दोस्तों, तब जो ब्रिटिश थी वो आजादी के लिए तैयार हो जाती है और वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जो कि एक सेकुलर प्रिंसिपल पे चलने वाली एक पार्टी थी दोस्तों और एक मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी थी, दोनों को बुलाया जाता है दोस्तों नेगोशिएशन करने के लिए और बात करने के लिए आजादी के बारे में कि आजादी अगर दिया जाएगा तो फिर आगे चलकर क्या स्थिति होगी, कंट्री के आगे के फ्यूचर की बात किया जा रहा था दोस्तों। लेकिन ये जो टॉक रहती है, जो नेगोशिएशन रहते हैं, वो फेल हो जाती है दोस्तों। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ऐसा लगता है दोस्तों कि वो अकेला ऐसा पार्टी है जो मुस्लिम के लिए आवाज उठाती है और इस क्लेम को इस क्लेम को दोस्तों कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आप सिर्फ मुस्लिम के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, अगर कुछ मुस्लिम के साथ प्रॉब्लम होगी तो कांग्रेस भी आवाज उठाएगी, ऐसा उनका मानना था दोस्तों। और मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि नहीं, सिर्फ हम ही हैं जो मुस्लिम के लिए आवाज उठाते हैं। उस समय के ब्रिटिश पीएम थे दोस्तों क्लेमेंट एटली दोस्तों, जो कि माउंट बैटन को भेजते हैं इंडिया में वायसरॉय बनाकर दोस्तों, और वो कहते हैं कि किसी भी हालत में भारत के अंदर पार्टीशन नहीं होना चाहिए। कई कोशिशों के बाद भी दोस्तों वो असफल रहते हैं इस चीज को करने में और फाइनली 3 जून 1947 को दोस्तों उनको 2 नेशन थ्योरी की जो पार्टीशन वाली बात थी दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की, वो माउंट बैटन को एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है और यहां से वो स्थिति बन जाती है दोस्तों जिसके बाद कभी भी पार्टीशन को टाला ही नहीं जा सकता था। 1946 में दोस्तों फिर से प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, जिसमें दोस्तों कांग्रेस तो जनरल सीटों पे काफी अच्छी अपनी पकड़ बना लेती है, लेकिन जो मुस्लिम एरिया के जो रिजर्व सीट रहते हैं उस पे मुस्लिम लीग के लीडर जो रहते हैं वो अपना पकड़ बनाते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ मुस्लिम मासे जुट गई है और हमें पार्टीशन की अब डिमांड करनी चाहिए दोस्तों। सबने एक ही नारा देकर डिमांड किया 2 नेशन थ्योरी इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की दोस्तों, पाकिस्तान चाहिए, जो कि मुस्लिम मासेज के बीच काफी पॉपुलर था दोस्तों। वहीं 1946 में ब्रिटिश एक कैबिनेट सेंड करती है, 3 मेंबर की दोस्तों भेजती है इंडिया के अंदर की जाकर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो सुटेबल होगा आजादी के बाद दोस्तों और क्या सिचुएशन होनी चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं, उसके लिए 3 मेंबर को भेजती है इंडिया में दोस्तों पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए और एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बताने के लिए दोस्तों। और उस कमीशन ने यह सुझाया दोस्तों कि इंडिया और पाकिस्तान को साथ रहना चाहिए, बल्कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ रहना चाहिए और कुछ जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां पे मुस्लिम रिजर्व सीटों को दे देना चाहिए। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट करने से रह जाती है, मतलब दोनों ही नहीं मानती है इस बात को। और अब यह समय बन गया था ना जिसके बाद भगवान भी उतर के कहते हैं ना कि पार्टीशन रोक दो, तो वो रुकने वाला नहीं था दोस्तों। कैबिनेट मिशन के फेलियर के बाद दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी दोस्तों वो मुस्लिम को मोबिलाइज करने में लग गई, अपने अंदर अपनी जो भावनाएं थी दोस्तों, जो फीलिंग थी, भड़काऊ भाषण थी वो देना स्टार्ट कर दिए। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया डायरेक्ट एक्शन दे दोस्तों, जिस दिन कोलकाता में दोस्तों राइट्स भड़के, मतलब खूब दंगे हुए दोस्तों, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, मारे जा रहे थे लोग। और आगे चलकर दोस्तों मार्च 1947 तक दोस्तों ये पूरे देश में वायलेंस फैल गई और करीब 2 मिलियन लोगों की जाने गई इस पार्टीशन के दौरान दोस्तों। और तय किया गया 14 अगस्त 1947 को दोस्तों पार्टीशन के लिए। और उस दिन दोस्तों 14 अगस्त 1947 को एक नया देश बनता है दोस्तों, जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं दोस्तों। खूब दंगे हुए दोस्तों, लोग मारे जाने लगे, बच्चे बूढ़े जवान औरतों को तक नहीं छोड़ा इन बेरहम लोगों ने दोस्तों। जो ट्रेनें जा रही थी दोस्तों उसमें लाशें भरी हुई थी। जिस तरह से पार्टीशन आई दोस्तों वो काफी दर्दनाक थी दोस्तों। और इस तरह से हमने अपनी आजादी को पाया दोस्तों। और जो आजादी की खुशी थी वो तो साथ ही साथ आई ही दोस्तों, लेकिन उसके साथ ही साथ जो एक दर्द था और एक गुस्सा था दोस्तों वो भी आजादी के साथ ही आई दोस्तों। जय हिंद। किस्मत 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 ओ नदी